नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो जो हम लोग अपने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आईसीटी की क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोगों की 3 से 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। आपके सिलेबस में भी दिए गए हैं, प्लस जो भी एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज का टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट के अलावा इसके कौन कौन से ब्राउज़र होते हैं, ठीक है। कैसे हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, कौन से डोमेन नेम होते हैं, इन सब के बारे में भी देखेंगे। तो थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे कि इंटरनेट होता क्या है। तो इंटरनेट का मतलब कंप्यूटर का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। इंटरनेट एक दूरसंचार नेटवर्क है जो कंप्यूटर और अन्य उपकरणों, वेब यानी वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको क्या बोलते हैं WWW, ठीक है, से जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइनों, केबलों, उपग्रहों और वायरलेस कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। आप लोग देख रहे हैं कि आजकल इतना डिजिटल सारी चीज़ें हो गई हैं कि बिना इंटरनेट के तो, अगर जैसे मान लो आपका नेट ख़त्म हो जाता है मोबाइल में, ठीक है, आप कोई काम कर रहे हैं तो बिना इंटरनेट के तो ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या ही हो गया है। तो इंटरनेट डेली यूज़ की भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो चुकी है आज के टाइम में, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग भी देखते हैं। जैसे मैं ही आपको अभी पढ़ा रही हूँ, तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है, इंटरनेट की वजह से ही हो पा रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। आप लोग कमेंट करते हैं, कोई क्वेरी है तो पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग इंटरनेट से ही कनेक्ट होते हैं, जिसके थ्रू अपने सारी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सुचारू रूप से चल पाता है, ठीक है। इंटरनेट का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट्स एजेंसी, जिसको क्या बोलते हैं, डार्पा द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये विकास किसके द्वारा किया गया था, ये भी आप लोगों को देखना है। इंटरनेट पहली बार 1969 में जुड़ा था और इसे आरपानेट कहा जाता था। सबसे पहली बार कब जुड़ा था, 1969 में। तब इसको क्या बोलते थे, आरपानेट बोलते थे। वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन, जिसे स्विट्जरलैंड में CERN के नाम से जाना जाता है, में 1990 में टिम वर्सन ली नामक एक ब्रिटिश यूके वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है, इसको किसने बनाया था, 1990 में साइंटिस्ट टिम वर्नर्स ली, ठीक है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में देखे भी गए हैं। और इसके अलावा है कि आपके जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, इसमें भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है या फिर की पॉइंट है जो इंटरनेट में यूज होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले है आपका इंटरनेट ब्राउजर। इंटरनेट ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको अपने कंप्यूटर पर वेब पेज देखने में सक्षम बनाता है। ब्राउजर कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, लोगों को वेब सर्फ करने की अनुमति देता है। ब्राउजर क्या होता है, आपने देखा कोई चीज़ सर्च करनी है, कोई टॉपिक ही सर्च करना है, ठीक है, तो आप लोग गूगल पे जाएंगे, ठीक है। तो गूगल क्या हो गया, एक इंटरनेट ब्राउजर हो गया, जहाँ पे आप जो भी टाइप करते हैं, ठीक है, तुरंत उससे रिलेटेड सारे रिजल्ट वो आपको दिखा देता है, ठीक है। इसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ब्राउजरों में से एक है। इसमें नेट स्केप होता है, आपका मोजिला, क्रोम आदि सहित अन्य ब्राउजर भी उपलब्ध हैं। तो ये सारे क्या है, इंटरनेट ब्राउजर, जिनका यूज करते हैं हम लोग इंटरनेट का सही से यूज करने में। और जो हम लोग इंटरनेट पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं या कुछ भी सर्च करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे वेब सर्फ द वेब, या फिर वेब सर्फिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं, वेब सर्फिंग। इसके बाद वेब पेज एक किताब के एक पेज की तरह होता है। वेबसाइटों में अक्सर कई पेज होते हैं जिन तक आप लिंक पर क्लिक करके पहुंच जाते हैं। अब वेब पेज का क्या होता है, एक सिंपल सा एक बुक जैसा सिस्टम होता है। जैसे कोई लिंक दिया है, आपने उस पर क्लिक किया तो एक अलग ही आपको साइट पे ले जाएगा या अलग पेज पे ले जाएगा, ठीक है। एक वेबसाइट संबंधित पेजों का एक संग्रह हो सकती है। कोई भी एक वेबसाइट है तो बहुत सारी चीज़ों का एक कलेक्शन हो सकती है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ अवेलेबल हो सकती हैं, ठीक है। जैसे आपके PDF भी मिल जाते हैं, वीडियो लेक्चर मिल जाते हैं, ऑडियो लेक्चर मिल जाते हैं एक ही जगह पे, तो उसको क्या बोलते हैं, वेबसाइट, ठीक है। बुक्स वगैरह भी मिल जाती हैं। प्रत्येक वेबसाइट में एक
होता है जिसमें अतिरिक्त पेज भी होते हैं। सबसे पहले तो एक होम पेज, जैसे आप एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वेबसाइट जब ओपन करते हैं तो सबसे पहले होम पेज आता है, फिर उसमें अलग अलग कॉलम दिए होते हैं। जैसे हम लोग ज़्यादातर जाते हैं रिक्रूटमेंट के सेक्शन में कि कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं या फिर कोई अपडेट तो नहीं आया है, ठीक है। तो सारी वेबसाइट का एक होम पेज होता है। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको www ऑनलाइन सामग्री, वेब पेज, चित्र, वीडियो आदि का एक नेटवर्क है जिसे वेब ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है एक टर्म होता है URL, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत पूछी जाती है। तो अब ये URL क्या होता है? एक समान संसाधन लोकेटर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये मतलब आपको, जैसे आप कुछ टाइप करते हैं तो आपको उस जगह पे ले जाता है, मतलब एक एड्रेस होता है कि यहाँ पे जाना है, इस प्रकार से। इंटरनेट पे एक संसाधन का पता है, मतलब जैसे आपने कोई EMRS की वेबसाइट सर्च करते हैं, ठीक है। तो अब ये किसके माध्यम से होगा? ये आपको EMRS की साइट पे, ऐसा नहीं है कि आपने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वेबसाइट के बारे में सर्च कर रहे हैं तो ये आपको KVS की वेबसाइट पे ले जाएगा। तो ये ले जाने का काम कौन करता है? आपका URL, ठीक है। एक URL किसी संसाधन के संस्थान के साथ साथ उस तक पहुंचने के लिए उपयोग किए जाने वाली प्रोटोकॉल को इंगित करता है। मतलब कि आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, किस वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं, इससे रिलेटेड सारे जो कह सकते हैं कि रास्ता दिखाता है, मैप आप कह सकते हैं, तो वो उसको क्या बोलते हैं? URL, ठीक है। इसके बाद है ISP, जिसको बोलते हैं इंटरनेट सेवा प्रदाता। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तक एक कंपनी है जो इंटरनेट तक पहुंचने के लिए कनेक्शन और सहायता प्रदान करती है। जैसे अब ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन से होते हैं? जैसे कोई जियो का नेटवर्क यूज करता है, कोई एयरटेल का यूज करता है, कोई वोडाफोन का यूज करता है, ठीक है। तो ये सारे लोग क्या करते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। आपका जैसे आपने 3 महीने का रिचार्ज कराया, ठीक है, 3 महीने बाद ख़त्म हो गया, फिर आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो कौन है? जैसे BSNL है, एयरटेल है, वोडाफोन है, ये सब। तो ये सब क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब इंटरनेट की सुविधा ये आपको देते हैं। इसके बाद मीनिंग ऑफ क्लाउड। अब क्लाउड क्या है? ये भी टर्म काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सरल शब्दों में क्लाउड का अर्थ है इंटरनेट है, विशेष रूप से वे सभी चीज़ें जिन्हें इंटरनेट पर दूरस्थ रूप से एक्सेस किया जाता है। जब कोई चीज़ होती है तो इसका मतलब है कि इंटरनेट पे संग्रहित है। क्लाउड क्या होता है कि जैसे बहुत सारा डेटा एक जगह इकट्ठे, एक ऐसे कह सकते हैं जैसे कि मान लो आप ही बहुत सारी बुक्स खरीदते हैं, ठीक है। तो आपका एक रूम होगा या अलमारी होगी, जो भी होगा, वहाँ पे सारी बुक्स एक जगह पे इकट्ठी होती हैं, मतलब आपने पूरा संग्रहण करके रखा है। कभी भी आपको कोई बुक की ज़रूरत है तो आप तुरंत वहाँ से उठाएंगे, आपको पता है यहाँ पे रखी है। तो क्लाउड भी इसी प्रकार से होता है, यहाँ पे बहुत सारी डेटा आपका संग्रहित रहता है, स्टोर रहता है, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है तुरंत ये आपको दे देता है, ठीक है। तो ये इंटरनेट का ही एक पार्ट होता है। इसके क्लाउड का मुख्य उद्देश्य सुविधा और विश्वसनीयता है। ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स आदि जैसी सभी आधारित सेवाएं फाइलों को संग्रहित और संसाधित करने के लिए इंटरनेट सर्वर का उपयोग करती हैं। अब क्लाउड के लिए भी आपकी इंटरनेट की ज़रूरत होती है, बिना इंटरनेट के क्लाउड वर्क नहीं करता है, ठीक है। क्लाउड के कुछ एप्लीकेशन हैं, जैसे स्टोरेज, फाइल शेयरिंग, डेटा बैकअप, डिजिटल, जैसे डिजी लॉकर। अब डिजी लॉकर आपने सुना होगा, हम लोग इसके बारे में एक क्लास में देख ही चुके हैं। अगर जिन बच्चों ने क्लास सारी देखी है तो उनको पता होगा। जैसे डिजी लॉकर पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस सेव कर सकते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया गया है, जहाँ पे सेव कर सकते हैं। अगर कहीं पे ऐसा कुछ होता है कि आपके डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ चेक हो रही है, अगर आपके डिजी लॉकर में सेव है तो आप वहाँ पे सेव करके उसको दिखा सकते हैं, जो आपका वैलिड माना जाएगा। उसके बाद अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, ठीक है। के तहत फाइल स्टोरेज के लिए एक लोकप्रिय एप्लीकेशन, जिसे कोई भी स्वतंत्र रूप से एक्सेस कर सकता है और इसे आधार कार्ड से जोड़ा जा सकता है। इसमें हमेशा आधार कार्ड आपका लिंक हो जाता है। इससे जुड़ने के बाद सभी को 1 GB फ्री स्टोरेज मिलेगी। एक अन्य लोकप्रिय उदाहरण जैसे गूगल का गूगल ड्राइव। अब गूगल ड्राइव पे क्या होता है, आप बहुत सारी अपनी सारी चीज़ें सेव कर लेते हैं कि जब भी आपको ज़रूरत है तब आप उसका यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया ना कि क्लाउड क्या होता है? अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद
एक और टर्म यूज होता है काफी, वेब ब्राउजर, जो भी हम लोग बात भी कर चुके हैं। तो वेब ब्राउजर एक कलेक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब भारी संख्या में सूचनाओं का संग्रह होता है। यहाँ पे बहुत सारी सूचनाएं संग्रहित तो होती हैं। प्रत्येक वेब पेज में कुछ जानकारी और कई लिंक होते हैं जो हमें अन्य संबंधित वेब पेजों से जोड़ते हैं। अब एक वेब पेज में बहुत सारी जानकारी होती है जो बहुत सारी और जो वेब पेजेज हैं उनको जोड़ते हैं आपस में, ठीक है। मोज़ेक नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन NCSA द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर है। अब जो मोज़ेक है वो पहला वेब ब्राउजर है, ठीक है। इस ब्राउजर में आजकल के वेब ब्राउजरों की तरह कोई भी विशेष सुविधाएं नहीं थी। वेब पेजों में चित्र देखना या किसी वर्तमान फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग सुविधा उपयोग करने का संभव नहीं था। इसमें क्या होता था कि बहुत सी, जैसे आजकल जो वेब ब्राउजर में बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, फोटोज, वीडियो, आपके चलचित्र जिनको गिफ बोलते हैं, या फिर जैसे ये मूवमेंट करते हुए चीज़ें होती है जो लोग आप व्हाट्सएप में भी काफ़ी यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ करता था जब ये पहला बना था। इसका नाम क्या है? मोज़ेक। ये आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। प्रारंभ में वेब ब्राउजरों को बिना किसी फॉर्मेटिंग के सादा पाठ दिखाने के लिए डिजाइन किया जाता था। पहले क्या होता था, सिंपल सा आपने कोई भी चीज़ सर्च की तो वो आ जाएगा एक नॉर्मल से पेज के रूप में, ठीक है। अब ये देखो आपके वेब ब्राउजर हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपका ओपरा है, मोज़िला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसके बाद मोज़िला, ठीक है, नेटस्केप, ये सारे। अब तो क्रोम वगैरह ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। एक इंटरनेट एप्लीकेशन जो वर्तमान में बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करता है वह है www, जिसे W3 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया आधारित सॉफ्टवेयर तकनीक है जो लगभग हर विषय क्षेत्र पर जानकारी प्राप्त करने के लिए हाइपर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, आपके ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया एकीकरण की अनुमति देता है। तो आजकल के जो वेब ब्राउजर है उसमें क्या है, आपका ऑडियो होता है, वीडियो होता है, मतलब आप किसी भी रूप में अपने जो भी कंटेंट है उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। बहुत से लोगों को केवल लिखा हुआ समझ में आता है, बहुत से लोगों को है कि वीडियो के माध्यम से समझ में आता है, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं आजकल के चीज़ों में होने लगी हैं, ठीक है। WW की शुरुआत 1989 में CERN यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में हुई थी। तो ये आपकी शुरुआत कब हुई थी, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रेरणा दूर दराज के स्थानों पर शोधकर्ताओं के समूह द्वारा एक दूसरे के साथ बातचीत करने की आवश्यकता थी। बातचीत और संचार की इस मांग के कारण संचार के इस क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे सारी चीज़ें हो रही हैं तो संचार माध्यम का भी काफ़ी विकास हो रहा है। आप लोग देखते हैं कि अभी जैसे G20 समिट हुई है दिल्ली में हाल ही में, तो वहाँ पे भी कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपके इन सब के माध्यम से ही हो पाती है, क्योंकि 20 कंट्री जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि वो डेली यहाँ आएंगे, डेली सारी चीज़ें होंगी। तो इस सबका यूज़ इंटरनेट की वजह से ही हो पा रहा है, ठीक है। अब बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज होने लगा है, ठीक है। इसके बाद है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई चीज़ आप सर्च करते हैं तो ये पता कौन बताता है कि कहाँ कौन सी वेबसाइट पे जाना है, तो उसको बोलते हैं URL, ठीक है। URL का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। इंटरनेट पर प्रदर्शित होने वाले प्रत्येक वेब पेज के साथ एक विशिष्ट पता जुड़ा होता है, ठीक है। इस पते को URL के नाम से जाना जाता है। यह हमें प्रदर्शित होने वाले वेब पेज का स्थान और संबंधित जानकारी प्रदान करता है। तो आप जिस चीज़ के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आपको वहीं पे ले जाता है, ठीक है। चूंकि पृथ्वी पर कहीं भी रहने वाले व्यक्ति तक पत्र पहुंचाने के लिए एक डाक पते की आवश्यकता होती है, ब्राउजर में इसे देखने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब में एक वेब तत्व का एक अद्वितीय स्थान पता, जो एक वेबसाइट या एक वेब पेज हो सकता है, आवश्यक है। वेब तत्वों के इस अद्वितीय पते को URL के रूप में जाना जाता है। URL के 4 मूल भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं? सर्वर का प्रकार, होस्ट नेम, फोल्डर नाम,
फाइल, इसमें प्रत्येक का एक विशिष्ट कार्य होता है। ठीक है, इसमें 4 टाइप होते हैं। सर्वर होता है, ठीक है, होस्ट नेम होता है, फोल्डर होता है, इसके बाद फाइल नेम। तो इन सब की मदद से यूआरएल जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे पहुँचा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जैसे मान लो ये कोई वेबसाइट है, ठीक है, और यहाँ पे HTTP फिर डॉट / ये पूरी वेबसाइट दी गई है। तो आपका ये क्या है, HTTP, ये क्या है, सर्वर का टाइप है। इसको क्या बोलते हैं, सर्वर का टाइप। ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ये इतना पार्ट हो गया सर्वर का टाइप। ठीक है, इसके बाद है in.rediff.com। तो ये क्या है, ये होस्ट का नाम है। ठीक है, अब जैसे हम लोग कोई एड्रेस भेजते हैं अपने स्पीड पोस्ट से, तो वहाँ भी होता है ना कि पूरा सारा कुछ लिख के भेजते हैं। ऐसा तो नहीं खाली नाम लिख दिया या फिर केवल मोबाइल नंबर लिख दिया या केवल उनके घर का एड्रेस लिख दिया। सारी चीज़ें लिखनी होती हैं आपको, नाम, पिता का नाम, ठीक है, फिर गली नंबर, मकान नंबर, उसके बाद पिन कोड क्या है, कौन सा स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब ये क्या है, न्यूज़ जैसे ये है, तो ये डायरेक्टरी है। ठीक है, इसका जो लास्ट में होता है आपका इंडेक्स HTML, ये होता है आपका फाइल नेम। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, जैसे HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म है। ये भी आपको याद रखना है। इज यूज टू ट्रांसफर द हाइपर टेक्स्ट। ठीक, FTP क्या बोलते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका यूज क्यों करते हैं, ट्रांसफर बाइनरी एंड टेक्स्ट फाइल ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो ये सारी इंटरनेट में यूज होने वाले टर्म हैं। ज़्यादातर इनके फुल फॉर्म आपसे पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्या नॉर्मल इनसे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। फाइल है, लोकल फाइल नेम, न्यूज़ जैसे न्यूज़ ग्रुप है, न्यूज़ आर्टिकल, टेलनेट है टू रिमोट लॉगिन ओवर TCP या IP क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको एड्रेस बोलते हैं। इसका TCP का क्या फुल फॉर्म है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो मेन इसमें आपको फुल फॉर्म ज़्यादा याद रखने हैं। इसके बाद है इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये भी आपकी एड्रेस ही बताते हैं। जैसे कहते नहीं कि आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस क्या है, तो इसी प्रकार से। इसका है UDP, यूजर डाटाग्राम पैकेट। ठीक है, तो ट्रांसफर डेटा बिटवीन 2 कंप्यूटर्स, 2 कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, UDP। ठीक है, इसके बाद कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका क्या मतलब है। इसके लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता से इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। मतलब इंटरनेट की कनेक्टिविटी हम कैसे करेंगे, कैसे इंटरनेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे हैं यहाँ पे जिसके द्वारा हम लोग इंटरनेट की सेवा का फ़ायदा उठा सकते हैं। भारत में कई इंटरनेट प्रदाता हैं, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ISP बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक, तो जैसे BSNL है आपका, एयरटेल है, रिलायंस है, ये सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। वे इंस्टॉलेशन और कनेक्शन के लिए कुछ मामूली शुल्क लेते हैं। जैसे मान लो अपने घर में वाईफाई लगवाया, तो उसके कुछ चार्जेज होते हैं मंथ के हिसाब से, 3 मंथ के हिसाब से। ठीक है, आप नॉर्मल से समझ सकते हैं, मोबाइल तो सारे लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग रिचार्ज वगैरह कराते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, अब कौन कौन से कनेक्शन होते हैं, डायल अप कनेक्शन, हम ISP का नंबर डायल करके इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। ये उपयोगी है यदि नेटवर्क या तो कंप्यूटर के एक छोटे समूह तक, एकल PC तक सीमित है। मतलब एक कंप्यूटर में इसका कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है लीज्ड लाइनें, कनेक्शन के लिए विशेष रूप से एक समर्पित लाइन बिछाई जाती है। ये काफ़ी तेज गति प्रदान करता है, लेकिन महंगा। ये निर्बाध उच्च गति इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता वाले संगठन के लिए उपयुक्त है। ठीक है, अब जैसे जिसका पूरे टाइम का काम ही इंटरनेट पे होता है, जैसे मान लो क्लासेस वगैरह पूरे टाइम बनती है, सुबह है, कोई भी चीज़ें, ऑफिस का वर्क है, तो वाईफाई लगवा लेते हैं ना लोग, क्योंकि इंटरनेट तो ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी। तो ये उस प्रकार का कनेक्शन है। ठीक, इसके बाद है ब्रॉडबैंड, ये भी अच्छी स्पीड प्रदान करता है, जबकि लीज लाइन के लिए एक अलग टेलीफोन लाइन की आवश्यकता होती है। ब्रॉडबैंड मौजूदा टेलीफोन लाइन का उपयोग करके वितरित किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें अलग से ही एक लाइन की आवश्यकता होती है। इसमें क्या है कि कोई भी आपके यहाँ पे फ़ोन है या कोई भी वो वैसे वाला फ़ोन पहले नहीं चलते थे, टेलीफोन उनको बोल, ठीक है, वो है, तो उसका ही यूज़ करके इसको कनेक्शन दिया जा सकता है।
ये घरेलू और छोटे व्यवसायों के लिए आदर्श है जिन्हें हाई स्पीड इंटरनेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद है वाईफाई ब्रॉडबैंड, जो आजकल नॉर्मल यूज होता है। आजकल वायरलेस कनेक्शन भी उपलब्ध है जिसमें तार वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती, लाइन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास कंप्यूटर में जुड़ा एक वाईफाई कार्ड या वायरलेस मॉडेम होता है। केवल एक मॉडेम लगाया जाता है वायरलेस, जिसमें लाइन वगैरह की आपकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसका जब हम इंटरनेट से जुड़ते हैं तो हमें इसकी स्पीड पैरामीटर्स का पता होना चाहिए। इंटरनेट की गति प्रति यूनिट समय में स्थानांतरित बिट्स की संख्या में मापी जाती है। ठीक है, आमतौर पर इंटरनेट की स्पीड kbps किलो बिट्स प्रति सेकेंड में मापी जाती है, लेकिन आजकल कुछ संगठन mbps मेगा बिट्स प्रति सेकेंड में हाई स्पीड कनेक्शन उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, पहले केबी देखिए, आपने मोबाइल में देखा होगा, जो लोग यूज करते हैं मोबाइल तो सारे यूज करते हैं, तो पहले उधर ऊपर लिख के आता था जहाँ पे आपका इंटरनेट का आता है 4-5 लाइन जैसी, तो आप kbps की इतना स्पीड चल रही है इतना, फिर mbps में भी आने लगा, इसकी स्पीड और तेज है। ठीक है, इसके बाद एक टर्म है यहाँ पे बैंडविड्थ। अब ये बैंडविड्थ क्या होता है? इंटरनेट के संदर्भ में प्रत्येक यूनिट समय में एक चैनल द्वारा स्थानांतरित बिट्स की संख्या बैंडविड्थ कहलाती है। ठीक है, जितनी प्रति यूनिट समय में आपकी चैनल इधर उधर ट्रांसफर होते हैं बिट्स में, उसको क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। इसके बाद है डोमेन नेम के बारे में हम लोग जानेंगे। डोमेन नेम क्या होता है? इंटरनेट पे मौजूद सभी वेबसाइटों के नाम अलग अलग होते हैं। एक वेबसाइट लॉन्च करने के लिए हमारे पास एक अद्वितीय डोमेन नाम होना चाहिए। वेबसाइटों के नाम में किसी भी तरह के टकराव के बचने के लिए डोमेन नेम की अवधारणा विकसित की गई है। ठीक है, तो डोमेन नेम अभी हम लोग अच्छे से समझ लेंगे क्या है। कुछ ऐसी वेबसाइट जिनके पास जैसे .ac, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे गवर्नमेंट की कोई साइट है, ठीक है, जैसे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ही है, ठीक है, आगे पीछे कभी लिखा होता है GOV, तो इसका मतलब क्या है? ये गवर्नमेंट की साइट है। ठीक है, .in लिखा होता है तो मतलब इंडिया है। ठीक, इसका .edu भी लिखा होता है तो इसका मतलब हो जाता है आपका एजुकेशन। ठीक है, तो यही होता है आपका डोमेन नेम। ठीक है, शैक्षणिक संस्थानों को इंगित करता है, उसके नाम के आगे .in लगाया जाता है जो दर्शाता है कि वे भारत के हैं। ठीक है, .in का मतलब क्या हो गया? इंडिया। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिए गए www.ignu.ac.in, ठीक है, मतलब इग्नू की वेबसाइट है, कहाँ? इंडिया की है। इसके बाद ncrt.nic.in, तो इस प्रकार से आपने देखा होगा जी .in, .government, .edu, तो ये अलग अलग होती हैं। .au का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, .jp का मतलब है जापान, और अमेरिका का कोई डोमेन प्रत्यय नहीं है। ठीक है, एक डोमेन सामान या देश के नाम के अनुसार हो सकता है। कुछ सामान्य डोमेन यहाँ पे हैं, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। .in का मतलब हो गया कि इंडिया है। ठीक है, .gov का मतलब है गवर्नमेंट एजेंसी है। .net का मतलब हो गया नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद .org का मतलब क्या हो गया? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। edu का मतलब एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। .com का मतलब कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके .mil लिखा होता है तो मतलब मिलिट्री या डिफेंस से रिलेट करता है। तो ये ऐसे डोमेन नेम होते हैं, आपने लिखे भी देखे होंगे वेबसाइट पे। अगर नहीं किसी को पता है तो आप एक बार देखना, कोई भी वेबसाइट आप टाइप करते हैं तो उसके आगे ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, अब इंटरनेट के क्या क्या यूजेस हैं? इंटरनेट की वैसे तो आजकल सारा कुछ ही इंटरनेट पे ही बेस्ड हो गया है लगभग। जानकारी के लिए कोई मतलब कोई जानकारी आपको सर्च करनी है, ईमेल भेजने हैं, ठीक है, उसमें भी इंटरनेट की आवश्यकता है। सेवाएं, ईमेल सेवाएं, बातें, चैटिंग करनी है व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, तो किसके थ्रू हो पाती हैं? इंटरनेट के ही थ्रू। ठीक है, अब पता लगा कि बात कर रहे हैं आप कोई अपने खास इंसान से, बीच में नेटवर्क चला जाता है, तो फिर क्या जल्दी रिचार्ज कराओ, या फिर उधर से कॉल आ रहा है नेट खत्म हो गया रिचार्ज करवा दो। ठीक है, तो आप लोग समझ ही रहे हैं सब चीज़ें। तो इन सब के लिए भी आपकी इंटरनेट की आवश्यकता होती है। इसके बाद इंस्टेंट मैसेंजर सर्विसेज, मतलब तुरंत तुरंत मैसेंजर सर्विसेज हैं जो आप तुरंत टाइप करो तुरंत पहुंच जाते हैं। आजकल सारे ही ऐसे ही यूज होते हैं। समाचार समूह है, न्यूज़ भी आप नेट पे देख सकते हैं, सारे न्यूज़पेपर नेट पे अवेलेबल होते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, आपको कुछ कॉन्फ्रेंस करना है, जैसे मान लो कि बड़े बड़े देशों से कॉन्फ्रेंसिंग होती है तो कैसे किसके द्वारा हो पाती है? इंटरनेट के द्वारा ही हो पाती है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई कॉमर्स, आजकल सारा कुछ होता है, ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है, हम लोग बुक्स भी मंगवा लेते हैं, कपड़े, सारा कुछ ऑनलाइन होने लगा है, तो वो सब क्या होता है, ई कॉमर्स। ठीक है। अब एक होता है एम कॉमर्स। ई कॉमर्स तो सुना होगा, एम कॉमर्स क्या होता है, तो ये मोबाइल कॉमर्स का संक्षिप्त रूप है। ई कॉमर्स के बाद ये उभरती हुई तकनीकी जिसमें किसी भी स्थान पर वायरलेस हैंडलेड उपकरणों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री शामिल है। हम अपने मोबाइल फ़ोन में भी लेन देन कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि आजकल कुछ भी लेने जा रहे हैं तो पेटीएम कर देते हैं, ठीक है, या फिर गूगल पे कर देते हैं। तो यही आपका क्या है, एम कॉमर्स, मतलब मोबाइल कॉमर्स। ठीक। अब ई सर्विसेज होती हैं आपकी, ई बैंकिंग है, ठीक है, आपका एटीएम कार्ड आपको एक्टिव करवाना है, ओटीपी वगैरह आता है, आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा है तो ओटीपी आता है, कोई ट्रांजैक्शन करना है ओटीपी वगैरह आता है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी ई बैंकिंग से रिलेट करती हैं। ठीक है। ई लर्निंग जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो ई लर्निंग भी आपको पता है, यूट्यूब के माध्यम, यूट्यूब भी कैसे चलता है, इंटरनेट की मदद से ही चलता है। अब ई लर्निंग इंटरनेट की मदद से लोगों को ऑनलाइन शिक्षित करने से संबंधित है। आपने देखा है कितने गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी वेबसाइट बनाई गई हैं जिससे कि सब लोग जहाँ हैं वहीं रह के अपनी चीज़ें सीख पाएँ। ठीक है। इस क्षेत्र में विकास के कारण आवासीय कक्षाएं, ऑनलाइन सत्रों का निर्माण हुआ है। एक शिक्षक विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर बैठकर एक ही समय में कई छात्रों को पढ़ा सकता है। ठीक है। तो आप लोग यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से अच्छा उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। बाकी ई लर्निंग आप समझ ही रहे हैं कि अब सारा कुछ आप लोग जहाँ बैठे हैं, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन में, अपने घर में, कैसे भी, तो आप आराम से किसी भी प्रकार से सीख सकते हैं। ठीक है। ई लर्निंग को विभिन्न तरीकों से वितरित किया जाता है। एक तो सीखने के समय शिक्षक और छात्र दोनों को ऑनलाइन रहना होता है। अब जैसे लाइव चल रहा है, ठीक है, तो दोनों ही अगर जुड़े हैं तभी कम्युनिकेशन हो सकता है। इसके बाद वीडियो लेक्चर है, ठीक है, मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है वो आपको दिख भी रहा है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी उपलब्ध होती हैं किसके, इंटरनेट की वजह से ही। इसे क्लास के समय शिक्षक और छात्र दोनों को एक ही समय पर ऑनलाइन होने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा भी है जैसे रिकॉर्डेड वीडियो है तो जब भी आपको टाइम मिले तब देख सकते हैं। ठीक है। तो ये सब इसका लेक्चर वीडियो होते हैं जिसमें कि टीचर का चेहरा वगैरह नहीं दिखता है, केवल पीडीएफ दिखेगा, वो आपको पढ़ा रहा है, उनकी आवाज़ आएगी, या पीडीएफ वगैरह के थ्रू भी पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें घुमा फिरा के कहाँ आ रही है, इंटरनेट का यूज ही ये बताया जा रहा है। ठीक है। तो ये था आपका इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, जो लोग एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल तैयारी कर रहे हैं, या फिर कंप्यूटर, ये ऐसा टॉपिक है जैसे आप DSSB का तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम तैयारी करें तो कंप्यूटर नॉर्मल आजकल सब में ही पूछा जाता है, तो आप लोग किसी को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये टेलीग्राम चैनल है, ये जहाँ पे आपकी PDF मिलती है, तो लगभग 4500 से ज़्यादा बच्चे ऐड हैं टेलीग्राम पे। यहाँ पे आपको बाइलिंगुअल PDF मिलती है, मतलब इंग्लिश और हिंदी में। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं जिनको हिंदी समझने में दिक्कत है वो PDF के थ्रू अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक भी यूट्यूब में भी दिया गया है, बाकी मैं PDF में भी दे देती हूँ। और ये यूट्यूब चैनल है, इसको भी शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। और लर्निंग टुगेदर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सहयोग इसी प्रकार से बनाए रखें। धन्यवाद।